मुझे उसको वोट करना है जो मेरे इस एक्सोडस के पीछे था, जो मेरे नरसंहार के पीछे, उसको मैं वोट करूं? क्या मैं उसको एमएलए बनाऊं? क्या उसको नुमाइंदा बनूं? ये मेरे लिए नामुमकिन था। अगर हम आज वहाँ से निकले हैं, इसलिए ही निकले हैं कि हमने भारत को प्रथम रखा। उसको सींचने के लिए हमें बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। टिल हिज लास्ट ब्रेथ ही विल रिमेन इंडियन, क्योंकि उसके डीएनए में वो है। वो जिंदा ही इसलिए है कि वो हिंदुस्तानी है। कश्मीर में तो एक स्टोरी आपने देखी, वो हर कश्मीरी पंडित के दिल में आज भी दफन है। जब तक ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ तब तक कोई नहीं। वहां पर ऐसे पहले भी होता था, इंडिया पाकिस्तान मैच होता था क्रिकेट मैच, अगर इंडिया जीता था तो कश्मीरी पंडित के मकानों को टारगेट किया जाता था, जला देते थे, ये शीशे पत्थर से शीशे तोड़ देते। ये हमेशा वहां पर चलता। ये पहली बार नहीं कि 90 में एक उन्होंने सोची, ये राजनीति थी, ये षड्यंत्र था इनको कि पूरा मास एक्सोडस उन्होंने करना था और हिंदू को पलायन करने पे मजबूर किया। जब वहाँ कोई इंडिया के लिए कोई उनको वो दिल में मोहब्बत प्यार नहीं हो गया, कुछ भी नहीं है। वो अब भी गालियां देते हैं हिंदुस्तान। जब तक जहाँ तक वापस जाने का सवाल है, कश्मीरी मुसलमान हमें वापस नहीं जाने देंगे, तो अलग रहेंगे अपने हाथ में। हम तो अलग चाहते हैं। वी कैन नॉट लिव विद कश्मीरी मुस्लिम। ये हमें फिर निकालेंगे। ये 7 एक्सोडस हुए हैं इन्हीं की वजह से। न जाने इस शांति प्रिय जगह को किसकी नजर लग गई, कहाँ पे गलती हुई कि यहाँ के हालात कुछ ऐसे हुए। भाई भाई का नहीं रहा, जो हमारा पड़ोसी था वो पड़ोसी नहीं रहा। सब चीज़ें धीरे धीरे एक झटके में आके बदलना शुरू हो गई, और जिसकी वजह से बहुत सी त्रासदियाँ हुई, जिसकी वजह से हम लोग आपस में बिखर गए और स्थिति यहाँ पहुँची कि अल्टीमेटली हमें वहाँ से पलायन करना पड़ा। कश्मीरी पंडित बजू साहब की इस भरभराती आवाज़ में बीते 34 साल का दर्द समाया हुआ है, और उस दर्द में केवल बजू साहब और उनका परिवार शामिल नहीं है, बल्कि हर वह कश्मीरी पंडित है जो 1990 में कश्मीर घाटी को छोड़ने के लिए मजबूर हुआ था। आज से 34 साल पहले चंद दिनों में सदियों से रह रहे करीब 44,000 परिवार बेघर हो गए। इन परिवारों के करीब 1.5 लाख लोग अपने वजूद को छोड़कर दर दर भटकते हुए देश और दुनिया के दूसरे कोनों में आज ज़िंदगी की जद्दोजहद में फंसे हुए हैं। लेकिन आज भी वह अपने उस घर ज़मीन को देखने और वहाँ फिर से लौटने की आस लगाए भी हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 6 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में अपने घर लौटने की बाट जोह रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी पहलों के अलावा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, और शायद इसीलिए उनकी उम्मीद टूटती जा रही है। ऐसे में जब कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और धारा 370-35A को निस्तेज किया जा चुका है और खुद विस्थापित कश्मीरी पंडित भी वोट डाल रहे हैं, तो क्या उन्हें अपनी धरती वापस मिलने की उम्मीद जगी है? इसी सवाल को समझने के लिए इंडिया अड्डा की टीम दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों से मिली, लेकिन उनके जवाब सुनकर हमारी टीम भौचक्की रह गई। उनमें नाउम्मीदी ऐसी है कि उन्हें लगता है कि उनकी वापसी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि इन चुनावों से भी सत्ता उनके ही हाथ आनी है जिन्होंने बेघर कर दिया था। कश्मीरी पंडितों के इस 34 साल के लंबे इंतज़ार को आज इंडिया अड्डा की टीम अपने खास कार्यक्रम के जरिए आपसे साझा कर रही है। इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम आपको उस दौर में लिए चलते हैं जब 1990 की साजिश रची गई और कैसे चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म किए गए। इस जुर्म की इंतहा ऐसी थी कि जख्म 34 साल बाद भी हरे ही हैं और हर वक्त उन्हें कचोटते रहते हैं। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, ये जो प्रॉब्लम 1990 में हुई, उससे पहले भी हमारे लिए सिचुएशन बिल्कुल
नॉर्मल नहीं थी। एक ऐसा माहौल था कि हम पर हमेशा ट्रीट किया जाता था एज सेकंड क्लास सिटीजन। तो अब हम इस माहौल में पले बड़े थे, तो हमें आदत ही हो गई थी। तब हम वहाँ रहते थे, छोटा मोटा कहीं कोई प्रॉब्लम होता था वर्ल्ड के किसी कोने में, तो प्रॉब्लम कश्मीर में, झगड़े कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों को फिर वहाँ उस टाइम भी गालियाँ पड़ती थी। ये एक कॉमन वहाँ प्रोग्राम होता था। ऐसा नहीं है कि वहां पर ये एक्सोडस हुआ 90 का, उससे पहले भी एक्सोडस हुए। जैसे उससे पहले भी 7 बार 6 बार एक्सोडस हुए हैं वहां पर कश्मीर में। वहां पर कश्मीर, वहां से हिंदू को भगाया गया। जब इंदिरा गांधी मरी थी, मैं स्कूल से आ रहा था सर, और मेरे को पकड़ा मुसलमानों ने, बोला कि कश्मीरी में बोलते हैं बटा ना यहाँ मर है, मेरे को बोला है मतलब आपकी नानी को मारा गया। किसको? इंदिरा गांधी को जब मारा था। मतलब इनके मन में ये इज नॉट फ्रॉम 90s, इनके मन में पहले से चलता था, इनके मन में बटा खड़कता था। सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि जिस कश्मीरी पंडित ने उनको एजुकेट किया, क्योंकि इनको तो एजुकेशन थी नहीं इनके पास, बिल्कुल भी पढ़े नहीं। मेरे ख्याल से 80% आज जो एजुकेशन वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी की है, वो सिर्फ देन है कश्मीरी पंडित। और उन्हीं के साथ ऐसा हुआ। सराउंडिंग जो हमारे, मैं डाउनटाउन में भी रहता था, मेरा गांधी मेमोरियल कॉलेज था, तो डाउनटाउन में रहता था। हमारे को ये पता, मुस्लिम फ्रेंड्स भी थे, कई लोग अच्छे थे, कई लोग बुरे भी थे, बट ऑलमोस्ट जब सोच एक आती है, इस्लाम की सोच आती है, तब ये एक होते हैं। तब उनको ये है कि हिंदू एक हमारे को एक टारगेट बनाना है और एक हिंदू हमारे लिए दुश्मन। अगर ये कलेक्टिव नहीं होते तो देयर आर सो मेनी ऐसे फैमिलीज है जो रॉयल फैमिलीज है, वो भी एक्सोडस होके यहाँ पर आई है। ये 90s का ये वो बना एक्सोडस का, ये स्टार्टिंग स्लो ये गवर्नमेंट को पता थी, सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम थी, उनको ये पता। आर्म्स एम्युनिशन ऐसे नहीं आया। जगमोहन जी उस टाइम गवर्नर थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द ट्राइबल्स, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपडेट किया गया कितना आर्म्स, कितना एम्युनिशन वहां पर आ रहा था। क्या गवर्नमेंट को नहीं पता था? आज अगर ये डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को सॉल्व क्यों नहीं करती है सरकार? क्यों रखना चाहती है डिस्प्यूट? आज वोटिंग, चलो हमने वोट भी दिया, फिर हमारे वोट से क्या मतलब? ये तो जैसे मैंने कहा ना, ये तो चलता ही रहा था। हर शेखुल्ला ही नहीं, बाकी सारे जो वहाँ डिफरेंट मिनिस्टर्स होते थे, जो भी हायर पोजीशन पे था, या जो ऐसे मस्जिदों में होते थे, ये सिलसिला तो चल ही रहा था। अंदर से तो ये डेवलप हो रहा था, लेकिन अब इसमें दबा के रखा था सरकारें उस वक्त, जो तब थी उस वक्त, वो इसको छुपा के रखते थे। एक 1967 में एक कश्मीरी पंडित लड़की को भगा दिया, मुसलमान के साथ उसने शादी की। उस पर भी एक झगड़ा हुआ, परमेश्वरी नाम था उसका, उस पर भी एक झगड़ा हुआ। उस पर फिर कश्मीरी पंडितों ने काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह किए, काफ़ी उस पर झगड़ा हो गया और उस पर भी क्रिमिनल हुआ वहाँ। ऐसे करके तो अनंतनाग को जनरली इस्लामाबाद के नाम से बिल्कुल बोला जाता है, बोला भी जाता है, लोग बोलते ही वहाँ पे, बोलते हैं, आज भी बोलते हैं वो इस्लामाबाद। ऐसा क्यों उसको बोलते हैं? वो बिकॉज यही तो है शिफ्ट फ्रॉम ओरिजिनलिटी टू इस्लामिक कंडीशंस। उसका मतलब ही वही है कि अगर इस जगह का नाम है किसी ऋषि के नाम से, वो हिंदू ऋषि है, दे विल ट्राई टू मैनिपुलेट एंड से कि ये ऋषि तो असल में मुसलमान ही था, तो अब हम उसी के तरीके से इसको बुलाएंगे। ये दिस इज एन चीप अटेम्प्ट, बट दीज अटेम्प्ट्स आर देयर। क्यों आज भी कश्मीरी मुसलमानों पर भरोसा नहीं है? जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला गया, 6 लाख 7 लाख लोग हैं
ये कहाँ जाएंगे? जहाँ तक वापस जाने का सवाल है, कश्मीरी मुसलमान हमें वापस नहीं जाने देंगे और इंडियन गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है हमें वापस भेजने में। तो हम कहाँ जाएंगे? क्या इंडिया में कोई स्टेट ऐसा है जो 7 लाख लोगों को एकोमोडेट करेगा? कोई नहीं है। फिर हम कहाँ जाना, हमें कहाँ जाना है? गवर्नमेंट ने इतने सालों में ये सोचा है कि ये कश्मीरी पंडित कहाँ जाएंगे? हमारी लैंड कौन सी है? हमारी लैंड सिर्फ कश्मीर है, क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले हैं। रूट्स हमारे वही है। तो इस वो ठीक है, लेकिन इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आर्टिकल 370 की वजह से हमें नहीं निकाला गया। हमारे लिए वैसा ही है, पहले था, उस वक्त भी उनके हाथ में ही था, आज भी उनके हाथ में, आगे भी उनके हाथ में ही रहेगा। कश्मीर को संभालना है, गवर्नमेंट उनकी ही आएगी, फिर वही आएगा, स्टेटहुड लेंगे, वही लेंगे। हमारी पीड़ा का कोई अंदाजा नहीं है। इस कौम के साथ हुआ क्या, होना क्या चाहिए, न कहीं सुनवाई है, कोई सुनने को राजी नहीं है। यहाँ का अगर किसी दफ्तर में बंदा हमारा जाता है जिसको कोई भी काम हो, वहां उसको वो परिस्थिति बताता है, भाई मैं इस परिस्थिति में आया हूं यहाँ और मेरे साथ ये सब हुआ है, वो कहता है हम नहीं समझते हैं। तो हमारी पीड़ा का कोई अंदाजा नहीं है। इस कौम के साथ हुआ क्या, होना क्या चाहिए, न कहीं सुनवाई है, क्योंकि उसको कोई अंदाजा ही नहीं है ये किस चीज। वो समझते हैं अच्छा ये पहले कभी सैलाब में फंसे होंगे, अब वहां से निकल आए, अब रोज रोज आते हैं। ये एक कौम की एग्जिस्टेंस का मसला है। एक ऐसी कौम जो बड़ी प्रॉस्परस थी, विद्वान थी, वो खत्म होने को आ रही है। उसको ये पूरी तरह से खत्म होने पे ला रहे हैं, कगार पे लाए हैं। ये दायित्व बन रहा है हर गवर्नमेंट का कि इस कौम का संरक्षण किया जाए और इनको वापस इनके तरीके से वहां पे विस्थापित किया जाए, ताकि ये सर उठा के वहां फिर से चले और कश्मीर जो है पूरी तरह से इंटीग्रेट तो है ही इंडिया के साथ, लेकिन उसकी वो मजबूती 100 फोल्ड्स बढ़ेगी उससे, तभी वो अंग हमारा कहलाएगा। इस खास एपिसोड को देखकर आप यह तो समझ गए होंगे कि भले ही धारा 370 और 35A निस्तेज हो चुके हैं, कश्मीर में माहौल पहले से ज़्यादा खुशनुमा है, विकास के काम भी हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडितों के लिए झेलम और चिनाब दूर ही है। ऐसे में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कैसे होगी, इसका क्या रोड मैप हो सकता है, इसकी कहानी हम आपको दूसरे हिस्से में दिखाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी ज़रूर भेजें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।